हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल सेट सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 2023 टू 24 सेशन वालों के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम इसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन डिटेल में पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर इसका सब्जेक्टिव का सोल्यूशन का नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, वहाँ जाके जुड़ जाइए और वहाँ से डायरेक्ट आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, निकाल भी सकते हो जोरेक्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 31 थोड़ा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है 31 में, f(x) बराबर दिया गया 4x + 3/6x - 4 सो दैट f(x) बराबर में x फॉर ऑल x 2/3 नहीं होना चाहिए। उससे हमको क्या मतलब, हम लोगों को चाहिए f(x) बराबर x प्रूव करके दिखाना है। 32 देख लीजिए, 33 देख लीजिए। चलिए सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन ठीक है। 31 नंबर गिवन f(x) बराबर दिया गया 4x + 3/6x - 4 सो दैट करना है f(x) बराबर में x। तो चलिए ले लिए f(x) बराबर, वो मतलब होता है ब्रैकेट, तो f का f रहने दिए, वो मतलब ब्रैकेट, और f(x) है तो f(x), ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर में f(x) है तो f(x) का मान यहाँ हम लोग रख दिए, f(x) का मान हम लोग यहाँ क्या किए, रख दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा एक बात को समझना है, समझना ये है कि अगर यहाँ f(x) बराबर दिया गया हो, f(x) बराबर दिया गया हो x3, ठीक है, x3 दिया गया हो, तो अगर आपको बोला जाता है कि f1 निकालना है तो आप तुरंत समझ जाते हो कि x यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ 1 रख दिए तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो x की जगह 1 रख देंगे। उसी तरह से अगर आपको 2 बोल दिया जाए तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। उसी तरह से हमको f लैम्बडा बोल दे, f लैम्बडा, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, लैम्बडा रखना पड़ेगा, तो लैम्बडा क्यों आ जाएगा। वही बात को यहाँ समझना है कि आज यहाँ x नहीं दिया, आज यहाँ 1 नहीं दिया, आज यहाँ 2 नहीं दिया, आज यहाँ लैम्बडा नहीं दिया, बल्कि 4x + 3/6x - 4 दिया। तो यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ x आया, लेकिन आज यहाँ x के जगह यहाँ 4x + 3/6x - 4 दिया। तो मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ ये चीज़ हम लोग रखेंगे, 4x + 3/6x - 4। तो यहाँ x था तो यहाँ रख देंगे, यहाँ भी x है तो यहाँ ये चीज़ हम लोग रख दिए, तो ये चीज़ हम लोग रख दिए। x की जगह 4x + 3/6x - 4, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो x की जगह 4x + 3/6x - 4 रख दिए। अब यहाँ से हम लोग LCM लेंगे, तो LCM अच्छा पहले सबसे पहले ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं। 4 × 16x + 4 को 3 से 4 × 12 और प्लस में 3 / 6x - 4 ही रहेगा। इसको अच्छे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 24 प्लस 6 × 18, तो यहाँ 18 लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला ही रहेगा 6x - 4 प्लस माइनस में 4, तो माइनस में 4 रख दिए। अब यहाँ LCM लेना आना चाहिए। LCM कैसे लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो यहाँ 6x - 4 है, तो LCM क्या हो जाएगा, 6x - 4 और 1 का 6x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6x - 4 इसके पास है, तो इसको बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा कुछ नहीं यार, मेरे पास तो 6x - 4 पहले से है, तो यहाँ 16x + 12 ये हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ 1 है, तो 3 को बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा मेरे पास 6x - 4 की कमी है, तुम 6x - 4 हमको दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 6x - 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 6x - 4 यहाँ 1, तो LCM हो जाएगा 6x - 4। इसके पास 6x - 4 है तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख देंगे 24x + 18। इसके पास देखिए नहीं है 6x - 4, तो इसको दे देंगे, तो 4 × 6x - 4 ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे, तो ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। 16x + 12 + 12, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 3 को इसके साथ 4 × 12, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नीचे वाले को 24x + 18, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24x, और -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पर माइनस प्लस 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग काटेंगे, -12 + 12 कट जाएगा, -24 + 24 कट जाएगा, तो वहाँ क्या बचेगा 16x + 18x 34x, और यहाँ से 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या x, तो यही तो हम लोगों को लाना था ना।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि कॉस इंटू में कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कॉस का कॉस रहने देंगे। अब सोचना ऐसे है तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे आंसर, लेकिन 2 नंबर में दिया है तो इसके लिए थोड़ा लॉन्ग हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री मान √3/2 होता है, तो 1/2 मतलब हाँ 30 डिग्री, कॉस के 30 डिग्री मान क्या होता है, 30 डिग्री मान होता है √3/2। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6, तो यहाँ π/6 लिख दिए और प्लस में π/6 ये हम लोगों को दिया है। अब कॉस इनवर्स कॉस x तो बराबर में क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो π/6 लिख दिए। π/6 पहले से तो π/6 और π/6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × π/6, जैसे 3 + 3 तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब 2 को 3 2 बार है तो 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से π/6 2 बार है तो 2 × π/6 लिख सकते हैं, π/6। अब यहाँ से काटेंगे 2 3 6, तो cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मान होता है 1/2, ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया और पूछा जा रहा है बी ए निकालना है, बी ए फाइंड करना है। तो हम लोग बी ए, तो बी का मान पहले अगर बी ए बोल रहा है तो पहले बी का मान ना रखना पड़ेगा। तो बी का मान यहाँ क्या दिया गया है, 1 2 3 4, यहाँ रख दिए 1 2 3 4, और ए का मान दिया गया 1 1 0 1 1 1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझना है। मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को पहिलका को पहिलकी के साथ, तो 1 को 1 से 1, दूसरका को दूसरकी के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 को 0 से 0। तो फर्स्ट रो का काम खत्म नहीं हुआ, अगर इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 1 के साथ मतलब पहिलका को पहिलकी के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 को 1 के साथ तो 1 प्लस दूसरका को दूसरकी के साथ, तो मतलब 2 को 1 से तो 2 आ जाएगा। ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो को उठाना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, एक बार इसके साथ, तो 3 को 1 से तो 3 प्लस 4 को 0 से 0, फिर इसको उठाना है 1 से तो क्या हो जाएगा 3, फिर 4 को 1 से मतलब पहिलका को पहिलकी से, दूसरका को दूसरकी से, 4 को 1 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 3 और 7 4 3 7, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है थोड़ा ध्यान से देखना है। y बराबर दिया गया है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy/dx पूछा जा रहा है और y बराबर दिया गया है, तो लिख दिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस, अच्छा यहाँ साइन नहीं कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, तो यहीं नहीं छोड़ देना बल्कि इसके एंगल में x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ आज x नहीं दिया गया, x नहीं दिया गया, जैसे अगर साइन x रहता है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x होता है, और x का हो जाता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज यहाँ x नहीं दिया बल्कि रूट के अंदर x² + 2 दिया, तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। x का डिफ्रेंशिएशन करते तो 1 आता, तो 1 को नहीं लिखते थे हम लोग जनरली, लेकिन आज यहाँ रूट दिया है x² + 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx लगा दिए, साइन का इसी तरह लिख दिए, रूट है तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो x की जगह x² + 2 है, तो x² + 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते तो एक लाइन में भी इसका आंसर लिखा जा सकता था 2 लाइन में, लेकिन 2 नंबर में तो थोड़ा लॉन्ग कर दे रहे हैं। अब रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, अब रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन x² + 2 का dx के मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट अंडर x² + 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब साइन ही रहेगा, और 2 रूट x² + 2 यहाँ लिख दिए। अब x² + 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का 2x, 2 का 0, लिखें ना लिखें 0 को फर्क नहीं पड़ेगा प्लस में। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, x को पहले साइन को बाद में, साइन रूट अंडर x² + 2 बाय रूट अंडर x² + 2, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है किसको, तो √1/√1 - cos x, तो इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ अगर यहाँ 2 रहता 1 - cos 2x रहता तब तो इंटीग्रेट हम लोग आसानी से कर लेते हैं, तुरंत ही कर लेते हैं, लेकिन आज यहाँ 2x नहीं दिया है,
आज यहाँ एक्स दे दिया है तो एक्स दे दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर प्लस रह गया तो कॉस होता है, अगर माइनस रह गया तो क्या होता है, तो साइन होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स। तो यहाँ 2 एक्स रहता है तो उसका आधा, तो उसी तरह से यहाँ ये एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स है तो उसका आधा हो जाएगा मतलब x/2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। जैसे यहाँ 2x रहता था तो यहाँ होता है x, अगर यहाँ 3x रहेगा तो 3x का आधा, अगर यहाँ 4x रहेगा तो यहाँ 4x का आधा, उसी तरह से वहाँ x है तो यहाँ x/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो √2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, √अंडर साइन स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√2 1/साइन x/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 1/साइन का कोसेक x/2 dx। अगर यहाँ कोसेक x/2 नहीं रहता, अगर आज हम लोग x/2 नहीं रहता, आज हम लोगों को x/2 नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं 1/√2 लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x और माइनस में कॉट x, कोसेक x माइनस में कॉट x, ये इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या किया कि यहाँ आज x नहीं है बल्कि यहाँ x/2 है, तो x/2 का तो हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं, हम लोग x का पढ़े हैं, कोसेक x का पढ़े हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, इसको मान लेना पड़ेगा z तो t आप जैसे ही मानो, कुछ भी आप मान सकते हो, उससे आपको को फर्क नहीं पड़ने वाला। 1/2 बराबर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx, तो यहाँ से dx बराबर 2dz, आप t भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। आई बराबर क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से, तो 1/√2 कोसेक x/2, तो कोसेक x/2 को क्या माने हैं, तो z माने तो z रख दिए, dx का मान, तो dx का मान यहाँ निकाल के लाएँ dz/2dz, तो 2dz यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो 2/√2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक z और dz, 2 को बाहर निकाल दिए। अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर में 2 है तो 2 है तो लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2 लॉग। अब इसका कोसेक का हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, लेकिन आज यहाँ x नहीं है बल्कि z है तो z ही ना रहेगा और प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग z क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था, और जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान यहाँ हम लोग रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ z था, वहाँ x का मान हम लोग, मतलब जहाँ जहाँ z था वहाँ z का मान हम लोग रख दिए। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, OP दिया गया है, OQ दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है PQ का मॉडुलस क्या होगा, PQ का मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। या तो फिर आप क्वेश्चन देख सकते हो, फिर से हम क्वेश्चन को एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36 ना, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कैसा क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, तो हाँ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, OP दिया गया, OQ दिया गया, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, PQ का डायरेक्शन कोसाइन, यानी मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन भी पूछ रहा है। तो मॉडुलस हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन भी इसका हम लोग निकाल के यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले PQ का तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं 36 मॉडुलस, तो OQ दिया गया है तो PQ तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा तभी ना उसका मॉडुलस निकालेंगे, तो PQ निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब OQ माइनस OP, तो OQ दिया गया 3 - 4j + 2k, यहाँ रखेंगे, फिर माइनस, फिर 2i + 3j - k, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3i - 4j प्लस में 2k, माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब इसको हम लोग 3i में 2i घटेगा तो i बचेगा, -4j में 3j जुटेगा तो -7j, 2k में k जुटेगा तो 3k हो जाएगा, 3k। अब वो रहा मॉडुलस, तो मॉडुलस निकाल देंगे, तो मॉडुलस मतलब क्या, √i के पहले वाला का स्क्वायर, j के पहले वाला का स्क्वायर, k के पहले वाला का स्क्वायर,
तो वही किए, आई के पहले वाला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 7 -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59। अब बोल रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो आपको यहाँ दिया गया है, दिया क्या गया है डायरेक्शन रेशियो, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज बराबर, यहाँ लिखना भूल गए ना, हम केवल मॉडुलस ही निकालें, ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज आई के पहले वाला मतलब ए बराबर 1, बी बराबर क्या हो जाएगा बी बराबर -7 और सी बराबर क्या हो जाएगा सी बराबर में हो जाएगा 3। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। तो यहाँ लिखिएगा डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर, ए बराबर 1, बी बराबर -7, सी बराबर 3, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस बराबर, डायरेक्शन कोसाइन यार लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आर, डायरेक्शन कोसाइन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल बराबर a/√अंडर, तो 1/√अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं इसका मॉडुलस, तो इसी को हम लोग यहाँ रख देते हैं √59। एम बराबर b/√अंडर, तो b की जगह -7 है, /√अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पी क्यू का हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ हम लोग रख देते हैं इसको, कितना है √59। उसी तरह से एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर c/√अंडर, तो c/√अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ रख देते हैं √59। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। हाँ देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से जो लाइन है वो पास कर रहा है, ठीक है, कोई भी लाइन पास कर रहा होगा, एंड पैरेलल टू द लाइन, वो जो लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो हम लोग इसको मतलब इक्वेशन लिखना है इस लाइन का, ये पॉइंट से पास कर रहा है वो, और पैरेलल टू दिस लाइन, तो इक्वेशन लिखना है ये जो पॉइंट पास कर रहा है उससे, उसका, और दिया गया उसके पैरेलल लाइन। तो हम लोग लिख देते हैं, देख लेते हैं 37। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से, तो 1 2 3 इससे पास कर रहा है। तो कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो x - x1 बाई ए, y - y1 बाई बी, z - z1 बाई सी, तो ये बी सी क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ हम लोग को नहीं दिया, बल्कि वो पॉइंट पर पास कर रहा है, मतलब x1 y1 z1 दिया है, तो x - x1 y - y1 z - z1 बाई ए बी सी होता है। तो बाई ए बी सी लिख दिए हम लोग, ए बी सी का मान पता नहीं है, तो वो पता नहीं है, लेकिन उसका पता करने के लिए, उसको पता करने के लिए बोल दिया कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू। तो यदि पैरेलल है कोई भी लाइन, अगर किसी लाइन के पैरेलल हो तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब यहाँ के बराबर होना चाहिए, b1 यहाँ के बराबर होना चाहिए, c1 यहाँ के बराबर होना चाहिए, तभी ना वो होगा क्या चीज़ पैरेलल होगा। लेकिन अभी थोड़ा रुकना है क्यों है, क्योंकि अभी ये आपको जनरल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ x के पहले माइनस आ गया। हाँ, अगर डायरेक्ट x - 2 रहता बटे 1, y + 3 बटे 7, z - 6 बटे 3 रहता, तब हम लोग डायरेक्ट लिख देते x - 1 बाय ए के जगह 1, बी के जगह 7, सी के जगह 3, तब हम लोग वो लाइन बोल देते। लेकिन आज यहाँ ये जनरल फॉर्मेट नहीं है, तो इसको हम लोग जनरल में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो x के पहले 1 होना चाहिए, y के पहले 1 होना चाहिए, z के पहले 1 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, माइनस कॉमन ले लिए, y + 3 ठीक है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 को कॉमन लेंगे, z - 3 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब माइनस को बाहर लाएँ तो माइनस को नीचे भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y + 3/7, इस 2 को नीचे लाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा 3/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जनरल फॉर्मेट में आ गया, x के पहले 1 होना चाहिए, y के पहले 1 होना चाहिए, z के पहले 1 होना चाहिए, 1 आ गया। अब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल। हम इसको कुछ नहीं किए, केवल इसको जनरल फॉर्मेट में लाए हैं।
तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियोज इक्वल ना होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब उसका डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कि देयरफॉर x - 1 बाय ए की जगह क्या है -1, y - 2 बाय बी मतलब 7, z - 3 बाय सी मतलब सी, तो सी की जगह क्या 3/2। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया आर वेक्टर बराबर 2i - 5j प्लस के प्लस लैम्बडा इंटू 3i + 2j + 6k, आर वेक्टर बराबर 7i - 6j प्लस म्यू इंटू i + 2j + 2k। हाँ, आप लोगों को बता दें कि हम आपको 4 मॉडल सेट और तैयार करके हम आपको देंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो कन्फर्म रहिए कि आप लोगों का क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। तो आपको 4 मॉडल सेट और मेरे तरफ से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल निकालने के लिए वो फिक्स है, चाहे वेक्टर फॉर्म में दे दे या कार्टेशियन फॉर्म में दे दे, लेकिन हम खुद बता देते हैं कि फॉर्मूला एक ही याद रखें हैं। कौन? तो केवल कार्टेशियन फॉर्म वाला। देखिए, अगर आप एंगल निकालने का दो फॉर्मूला याद रखोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही को फॉर्मूला याद रखते हैं केवल कार्टेशियन फॉर्म का, तो वेक्टर में भी रहेगा तो उसका कार्टेशियन में बदल के कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको हम लोग किस में बदल दिए? कार्टेशियन में। कार्टेशियन में बदलेंगे कैसे? तो इधर हम बदलना सिखा देते हैं, x - y - z- लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब i के पहले वाला क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। z के पहले वाला, j के पहले वाला क्या है 5, तो यहाँ आज 5 नहीं है बल्कि -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा +5। हाँ, तो x - y - z तो z के पहले वाला, के पहले क्या है तो +1 है, तो यहाँ +1 मतलब यहाँ माइनस पहले फॉर्मूला वाला होता है, माइनस क्या होता है फॉर्मूला वाला, और यहाँ दिया गया इक्वल टू कर देना है। बाद वाला नीचे मतलब पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर ऐसे याद रखना है, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। अब यहाँ क्या है 3, तो 3 रख देंगे। जे के पहले वाला तो 2 है, के पहले वाला तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बदलना सीख लेते हैं। नीचे वाला कैसे बदलेंगे, तो x माइनस लिख देंगे, y माइनस लिख देंगे, z माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बटे लगा देंगे, इक्वल टू दे देंगे, बीच में इक्वल टू दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, क्या होता है पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो i के पहले वाला क्या है 7 लिख देंगे, j के पहले वाला -6 है, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस +6 ना होगा, ठीक है। अब के वाला देबे नहीं किया तो के वाला नहीं दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बाद वाला नीचे, तो बाद में क्या है i के पहले वाला, j के पहले वाला 2, के पहले वाला 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। हाँ, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद है तो आप वेक्टर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम दोनों यहाँ बताते चल रहे हैं, वेक्टर भी कार्टेशियन भी। तो वेक्टर को कार्टेशियन में बदल देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए ये हम लोगों का हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ हम लोग लिख दिए कार्टेशियन फॉर्म। तो है यार A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिए हम लोग छाट के। अब वी नो दैट हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाय √A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर √A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 3 × 1 2 × 2 6 × 12, कोई दिक्कत नहीं। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए, मान केवल बैठा दिए, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 3 2 × 2 4 6 × 2 12, यहाँ लिख दिए नीचे में। तो 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40 और 3 का स्क्वायर 9 मतलब 49, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, हमको समझाना है इसलिए थोड़ा लॉन्ग कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 12 4 16 और 3 19 और √36 4 कितना हो जाएगा 40 और 9 49 हो गया, 4 4 8 1 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा कोस थीटा बराबर 19 ऊपर में है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो कोस थीटा बराबर 19/21। बहुत लोग क्या करता है कि यहीं आंसर बोल देता है, जबकि उसको पता नहीं चल पाता है कि एंगल पूछा जा रहा है, कोस थीटा लिख के केवल नहीं छोड़ देना है, कोस को इधर भेज देना है, ठीक है।
अगर यहाँ छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा एक नंबर, ठीक है। तो थीटा बराबर पूछा रहा है तो थीटा बराबर निकालना पड़ेगा ना, एंगल पूछा जा रहा है तो कोस को इधर भेज देंगे, कोस इनवर्स 19/21 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, हाँ अब आए 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। 3 नंबर वाला क्वेश्चन में आ गए सब, देखते हैं गिवन f(x) बराबर दिया गया है ये चीज़ और इज कंटिन्यूअस है, बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो तुम बताओ कि हमको a और b का मान क्या होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो वही पूछा जा रहा है। तो चलिए अगर फंक्शन ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं LH लिमिट। LH लिमिट का फॉर्मूला होता है f a - h। 2 टाइप का लिमिट से निकाला जाता है फॉर्मूला आप लोगों के लिए, दो तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रयोग किए, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, ये चीज़ होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो लिमिट, अब यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, ये तो हम लोग लेट x = a = 1 मानेंगे। अब 1 क्यों माने, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिया गया 1 के लिए फंक्शन दिया गया तो 1 मानना है। वैसे भी यहाँ बोल दिया गया 8x = 1, तो हमेशा लेट x = a जिस पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करना हो या तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी है वो चीज़ हम लोग यहाँ मानते हैं। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का। चलिए इसमें बैठाएंगे, a की जगह क्या है, तो a की जगह 1 है तो 1 - h। अब बात को समझना है थोड़ा ध्यान से यहाँ, हाँ फिर वही क्वेश्चन नंबर 31 में जाइए, क्या बोल रहा है, f के अंदर में 1 - h है, f के अंदर में 1 - h है। तो बात को समझना, 1 - h मतलब क्या, 1 से कुछ घटा है, मतलब 1 से कुछ छोटा, 1 से कुछ छोटा। तो x को देखना कि 1 से छोटा कहाँ है, तो यहाँ x तो 1 से तो बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है। यहाँ x जो है सो 1 से छोटा है, क्यों, क्योंकि x की तरफ मुंह धंसा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये x से छोटा के लिए फंक्शन ये है, x से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो ये है। तो यहाँ बोल रहा है 1 - h मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, ठीक है। तो फंक्शन तो हम लोगों को सेलेक्ट हो गया। तो अब बात को ये याद रखना है कि यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ x आया, ठीक है। यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा। अगर इस x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ x की जगह क्या रखा हुआ है, तो 1 - h, तो जहाँ x है वहाँ 1 - h रख देंगे। तो वही काम किए, 5a रहेगा, x की जगह आज यहाँ x नहीं है बल्कि x की जगह यहाँ 1 - h है, जैसे यहाँ x था तो यहाँ x आया, तो यहाँ 2 रखेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा। उसी तरह x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो आज यहाँ 3 1 2 नहीं है बल्कि यहाँ 1 - h है, तो जहाँ x है वहाँ 1 - h आ जाएगा, और माइनस में 2b का 2b ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्लाइंग लिमिट कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट मतलब जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे। 5a 1 - 0 माइनस में 2b 5a × 1 मतलब 5a और माइनस में 2b, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। क्या फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होगा क्या, एक ही स्टेप तो फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड में माइनस राइट हैंड में प्लस, क्या इसमें भारी फॉर्मूला कुछ है, नहीं ना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ये a का मान क्या दिया गया 1, तो 1 प्लस में h, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। अब x को देखना है, हमेशा x को देखना है 1 से बड़ा कहाँ है, तो ये x तो 1 से छोटा है ना, क्यों, क्योंकि x की तरफ मुंह धंसा हुआ है। ये x 1 से बड़ा है, तो अब हम लोग को पकड़ा गया, फंक्शन पकड़ा गया, ये x 1 से बड़ा है। और यहाँ बोल रहा है 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा के लिए फंक्शन, और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन 3a x + b है। तो यहाँ x है तो यहाँ x आया, अगर यहाँ 2 रख देंगे x की जगह 2 आ जाएगा, 3 रख देंगे x की जगह तो यहाँ 3 आ जाएगा। मतलब x की जगह अगर यहाँ हम लोग चेंज करते जाएंगे तो यहाँ फंक्शन में भी चेंज होते जाएगा। तो उसी तरह से आज यहाँ x की जगह 1 2 3 4 नहीं रखे हैं बल्कि यहाँ 1 प्लस h रखा हुआ है। तो जहाँ x है, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 1 प्लस h रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना। प्लस h तो 1 प्लस h प्लस में b, तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 3a × 1 + 0, h की जगह 0 रखेंगे, h की जगह 0, तो इसको लिखना बंद कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट मतलब क्या हुआ कि जहाँ h है वहाँ 0 लिख देंगे और इसको लिखना बंद कर देंगे। 3 × 1 + 0 + b = 3a प्लस में b, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन को VOF बोलते हैं, उसको बोलते हैं fx। तो ये f x की जगह 1, तो हम लोग 1 के लिए चेक करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है,
या तो फिर यहाँ हम ये लिख देते हैं एफ ए कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स लिखें या तो फिर एफ ए लिखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, ए का मान दिया गया 1, तो F1 हो गया। F1 बराबर क्या है, तो 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल के लिए फंक्शन क्या है 11, तो 11 यहाँ हम लोग लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि LH लिमिट RH लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी ना कंटिन्यूअस होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो ये बी का मान निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या किए हैं कि एक बार इसको ले लेते हैं और इसको, फिर एक बार इसको ले लेते हैं RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन को, तो दोनों को हम लोग ले लिए और इक्वेशन 1 2 हम लोग मान लिए, मतलब दोनों को इक्वेट कर दिए। ठीक है, अब इक्वेशन आ गया तो आप जैसे सॉल्व करना चाहते हो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो जानते हो, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी का मान आ जाएगा। जैसे 5a - 2b = 11, 3a + b = 11। चलिए कोफिशिएंट को सेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो ए के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं या तो बी के। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5a - 2b = 11, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6, 2b और 11 2 = 22। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस प्लस है तो कट जाएगा, तो कट गया। ठीक है, 6 और 5 11, ये = 11 और 22 33। इधर 11 गुना में इधर लाएंगे भागा में, तो यहाँ से आ गया ए का मान 3। अब जैसे ही ए का मान आया 3 तो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट a = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, 5a - 2b = 11। 5 a के जगह 3 आया तो 3 रख दिए, माइनस में 2b = 11। 5 3 = 15, राइट साइड उठा के लाएंगे तो -2b = 11 माइनस में 15। ठीक है, -2b = -4 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इधर गुना में है तो भागा में लाएंगे, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो a = 3 b = 2 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन पढ़वा देते हैं तो अच्छा रहता। ठीक है, देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये बात पूछा जा रहा है। ये बात क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो बहुत लोग डर जाते हैं क्या कि यहाँ क्यूबिक दे दिया है। ठीक है, तो क्यूबिक दे दिया है तो थोड़ा सॉल्व करना प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। और हाँ, क्यूबिक तो उतर जाएगा तो पावर 2 ही रहेगा ना, इसमें नहीं, मैक्सिमम मिनिमम में क्यूबिक बन जाता है। जैसे यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ उतरेगा तो क्यूबिक रह जाता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें नहीं होगा। तो क्यूबिक जब आएगा तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, देखते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करना होगा, तो कोई भी चीज़ निकालना हो, चाहे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले f(x) निकालना पड़ेगा, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए। तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, f(x) = इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन पावर उतरता है, पावर में 1 कम, तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, 2 × क्या करेंगे, पावर उतार देंगे तो 3 x के पावर क्या हो जाता है, 1 पावर कम, मतलब पावर उतरता है। x के पावर n का आप लोग जानते हो ना, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन n, x के पावर n - 1, कोई बड़ा यहाँ डिफ्रेंशिएशन लगने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो क्या होगा, नहीं होगा, वो सब चीज़ टेंशन नहीं लेना है। x के पावर n एक ही को फॉर्मूला लगेगा, पावर उतरेगा, पावर में 1 कम, तो वही तो लगाएं। 2 को बाहर छोड़ दिए, पावर उतरेगा, 3 को उतार दिए और x के पावर 3 में से 1 कम कर दिए तो यहाँ आ गया 2। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, -3 x² का क्या हो जाएगा, 2x - 36 x का हो जाएगा 1, गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 2 = 6x², माइनस में 3 2 = 6x और प्लस माइनस में 36, यही तो यहाँ लिखे हैं ना डिफ्रेंशिएट करके। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब f(x) को 0 से इक्वेट करना है, तो 0 से जैसे ही इक्वेट करेंगे f(x) = 0, f(x) बराबर क्या करना है, 0। अब 0 किए, अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो आपका मर्जी, आप कैसे निकाल सकते हो, या तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कब, जो 10th में पढ़े थे, x = -b + -√b² - 4ac/2a, तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर फैक्टराइज हो जा रहा है तो इसी से बना दीजिए, इससे शॉर्ट में बन जाता है।
तो यहाँ 6 सब में दिख रहा था कॉमन, तो 6 को कॉमन ले लिए और 6 को इधर बहा दिए किधर, 0 तरफ, तो 0 बटे समथिंग 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 आ गया। अब इसको गुणनखंड करना है, मतलब फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो -6 है, तो दो ऐसा संख्या सोचना है कि गुना करने के बाद -6 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए। तो यहाँ -3 और +2 क्या घटाएंगे, माइनस और प्लस, मतलब -3x + 2x बीच वाला आ गया, 3 2 6 -6 आ गया, मतलब हाँ एक्स स्क्वायर -3x + 2x हो जाएगा और माइनस में 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ और यहाँ x कॉमन है, x को निकाल लिए, यहाँ 2 कॉमन है, 2 को निकाल दिए, ये तो 10th लेवल का है ना, तो ये आप लोगों को आ गया होगा। x - 3 यहाँ भी कॉमन आ गया, x + 2 = 0। अब या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, तो यहाँ से इक्वेट किए, x का मान -2 और 3 आ गया। अब क्या किए कि कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे पहले f(x) निकालना है, f(x) निकालना है, 0 से इक्वेट करना है, x का मान आ जाएगा। अब जो x का मान आया उसके लिए साइन स्कीम खींचना है, साइन स्कीम खींचना है, ठीक है। तो साइन स्कीम हम लोग खींच लिए, 2 मान आया x का, तो -2 और 3 रख दिए। तो आप लोग जानते हो कि नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड होता है और पॉजिटिव वाला कहाँ होता है, राइट साइड, तो इसको हम लोग यहाँ राइट साइड लिखें, इसको लेफ्ट साइड लिखें। अब ऐसा नहीं कि 3 पहले आए तो 3 को यहाँ लिख दें और -2 को इधर लिख दें, तो साइन स्कीम में हमेशा नेगेटिव मान किधर होता है, तो लेफ्ट साइड होता है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए तो चलिए अब क्या करते हैं कि साइन स्कीम खींच लिए, इधर अभी ध्यान नहीं देना है, साइन स्कीम खींच लिए। अब आप अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 3 से बड़ा रखेंगे, 3 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, कुछ भी आप रख सकते हो, किसमें, तो f(x) में, f(x) बराबर क्या है, तो 4x² - 6x और माइनस में 36, यही ना अभी हम लोग यहाँ यही ना निकाले थे, f(x) क्या है, f(x) 6x² - 6x और माइनस में 36, यही तो है। तो इसमें हम लोग रखेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा आया, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उधर इंक्रीज करेगा, जैसे इधर का मान रखेंगे किस में, f(x) में, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इधर 3 से बड़ा कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग 4 मान लिए, तो 4 माने तो f(x) में मान रखें, तो यहाँ कैलकुलेट किए तो आ गया 36, तो 36 तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब इधर का मान कोई भी आप रखोगे f(x) में तो हमेशा पॉजिटिव मान ही देगा, तो वो हमेशा 0 से बढ़ा देगा, मतलब पॉजिटिव देगा, तो इधर इंक्रीज कर रहा है। अब -2 से 3 के बीच कोई भी नंबर आप रखो, किस में, f(x) में, तो -2 से 3 के बीच 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो वो चीज़ आप रख सकते हो। तो अगर 0 रखोगे तो भी आ जाएगा, 1 भी रखोगे तो भी आ सकता है, तो हम यहाँ 1 रख लिए, तो 6 × 1 का स्क्वायर - 6 × 1 माइनस में 36, किस में मान रखना है, तो ये f(x) में, बार बार बोल रहे हैं, -6, अच्छा 6 × 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 6, माइनस में 6 और माइनस में 36, -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 36 क्या है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो मतलब क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम लोग इसके बीच का मान रखें तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इधर डिक्रीज कर रहा है। अब आप इधर का भी चेक कर सकते हो, लेकिन अंदाज लग जाता है कि अगर इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, तो इधर भी इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप रख के देख सकते हो बगल में, ये चीज़ आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। केवल यहाँ आप लोगों को सोचना है कि प्लस किधर होगा, माइनस किधर होगा, तो f(x) में मान रख के देखना है, ठीक है। तो यहाँ देख लिए इंक्रीज कर रहा है यहाँ और यहाँ, तो लिख देना इंटरवल, -∞ से -2 तक इंक्रीज कर रहा है, और कहाँ से, 3 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो -2 से 3, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग में बनाया जाता है, लेकिन हम ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है, छोटा सा ट्रिक है, इसमें इक्वेशन मानते हैं ए और बी करके फिर मान निकालते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट में ही बता देंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए और बी का मान आप लोगों को आ जाएगा, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। पहला काम क्या करना है, जो नीचे है उसको लिख देना, जो नीचे है उसको लिख दिए, जो नीचे है उसको लिख दिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखना है ब्रैकेट के अंदर में, तो 4x + 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ x के पहले 1 था तो ये गुस्सा हो गया, बार बार क्या हो जा रहा है भाई, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ अब नहीं होगा, हाँ। तो यहाँ x के पहले 1 था तो ये तो गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा हम x के पहले 1 थे, तुम यहाँ 4 क्यों लिखा, तो ये तो गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा आ जाएगा तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो ये बोलेगा हमको 1 चाहिए, तो 1 लाओ, तो यहाँ 1 हम लोग ऊपर में लिख दिए,
1 ऊपर में लिख दिए। अब जो एक्स्ट्रा आ गया 4 एक्स्ट्रा आया तो उसको नीचे में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये बोलेगा हम x तो आ गए, काटे छाटेंगे तो x आ जाएगा। ये 1 बोलेगा हम नहीं आए, तो जो नहीं आए उसको लिख दिए प्लस में 1। अब 1 बोलेगा कि हम तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दे रहे हो। मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो 1/4 एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए -1/4 लिख दिए। हाँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग करते हैं इसको। डिफ्रेंशिएशन के ब्रैकेट के अंदर वाले को इधर, मतलब ब्रैकेट के लेफ्ट साइड वाले को अलग कर दिए, ब्रैकेट के राइट साइड वाले को अलग कर दिए। ठीक है, तो अलग अलग किए तो 2 को dx है ना, 2 को इंटीग्रेशन है तो 2 को dx। ऐसा नहीं करना कि यहाँ dx देने भूल गए केवल यहाँ dx दे दिए, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन का साइन है तो 2 को dx आएगा। अब यहाँ से क्या किए, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या हुआ थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट हो गया है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन। और हम लोग जानते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट होता है तो लॉग और नीचे वाला होता है। लेकिन क्या है, यहाँ नीचे में रूट है, नीचे में रूट है तो उसको टी मानना पड़ेगा या तो जेड मानना पड़ेगा। लेकिन उसका भी ट्रिक है, उसका ट्रिक आपको कहीं नहीं बताया गया होगा, लेकिन हम बता देते हैं। अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट हो, जैसे अगर बता दें कि ऊपर में 2x है, नीचे में 1 + x² है, तो इसका तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग और नीचे वाला लिख देंगे। लॉग नीचे वाला लिखेंगे कब नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट हो तो लॉग और नीचे वाला लिख देते हैं, हाँ, तो लॉग और नीचे वाला लिख देते हैं। मतलब नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट हो तो लॉग और नीचे वाला लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ रूट रहे तब क्या करेंगे, तब उस केस में भी ट्रिक है, उस केस का भी ट्रिक है। तो आप डायरेक्ट जेड लेके भी बना सकते हो, लेकिन 2 नीचे वाला मतलब 1 + x²। अब टी लेकर के या तो जेड लेकर के जो आप मानते हो सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 नीचे वाला, मतलब 2 लगा के नीचे वाला छाप देना है। कब, जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में सेट हो लेकिन नीचे में रूट हो। अगर रूट नहीं रहता तो लोग नीचे वाला लिख देते हैं, लेकिन रूट रहेगा तो 2 नीचे वाला, 2 और नीचे वाला, मतलब 2 लिख के नीचे वाला छाप देना है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, शॉर्ट में बना दिए। अब लेफ्ट साइड इंटीग्रेट हो गया, तो अब राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए। अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में एक तरफ क्या होता है, वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो उसमें हम लोग सबसे पहले लाएंगे। तो यहाँ क्या है कि x² के पहले 2 है, तो सबसे पहले 2 को हटा के 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x के जगह 2 नहीं है, x को 2 नहीं दे पा रहा है, तो जो नहीं दे पा रहा है उसको बटे में लिख देंगे। -3 2 नहीं दे पा रहा है तो 2 बटे में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 है तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + x/2 - 3/2 dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर इंटीग्रेट हो गया है तो इधर लिखते चलेंगे लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो 3/4 √2 1/√। अब इसको मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले x को हमेशा ये मानना है, x को हमेशा ये मान लेना। तो x को ये मान लिए, x को हमेशा ये मान लिए। अब ये 2 दे पा रहा है तो 2 नहीं दे पा रहा है, तो 2 हम लोग अपने से दे दिए, अब यहाँ क्या बचा है, तो 1/2 बचा है, 1/2 बचा है। तो अगर ये 2 नहीं दे पा रहा है तो 2 हम लोग अपने से दिए, तो 2 यदि हम लोग अपने से दिए तो 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना भी कर देंगे, तो 1/ क्या हो जाएगा 4, 1/4। तो ये हो गया इसका 1/4। अब 2 बन गया, a बन गया, b बन गया। अब एक तरफ a का स्क्वायर करेंगे मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x² भी हो गया, x/2 भी हो गया। अब -3/2 बोलेगा हम नहीं आए, तो जो नहीं आए उसको लिख देंगे -3/2। अब ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिया, तो क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, तो 1/4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1/16 कर देंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब 3/4 √2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ बन गया a² + 2ab और प्लस में b², तो a + b का होल स्क्वायर, तो x + 1/4 का स्क्वायर माइनस में इधर एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 को 8 से गुना करेंगे 16, तो 8 को 3 से 24 माइनस में 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
3/4√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x+1/4 का होल स्क्वायर -24 और -1 -25/16 dx। यहाँ से क्या हो जाएगा +3/4√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x+1 का होल स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, नीचे में रूट, तो 1/√x² माइनस x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² माइनस a² √x² माइनस a²। उतना छोड़िए, log x, तो x की जगह क्या है, log x की जगह क्या है, x + 1/4 √x², तो x की जगह x + 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या 5/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में c इंटीग्रेट हो गया। अब थोड़ा एक लाइन हम लोग और बढ़ा के इसको लिख देते हैं 1/2 √2x² प्लस x माइनस में 3 प्लस 3/4√2 log x + 1/4। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसको आखिर ये आया कहाँ से, इसको फिर से सॉल्व करने के बजाय हम लोग देख लेते हैं ये आखिर आया कहाँ से। तो यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से। तो अगर ये चीज़ यहाँ से आया तो इसका मतलब ये यहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो टोटल ओवरऑल देखें तो वहाँ क्या हो जाएगा, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x/2 और माइनस में 3/2। यहाँ से नहीं आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, तो यहाँ से आया है क्या, ये जो आया है x + 1/4 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c। तो इसकी जगह लिख दिए x² प्लस x/2 माइनस 3/2 प्लस में c। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, और प्रूव करके दिखाना है इतना बराबर क्या 0। तो ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग मान लिए लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिट जोड़ के x में घटा देना है। तो लिमिट जोड़ेंगे तो 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा π/2, तो π/2 किस में घटाना है, x में, तो π/2 माइनस x। उसी तरह से इस x में घटाएंगे तो π/2 माइनस x, फिर जहाँ जहाँ x है π/2 माइनस x करना है, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। यहाँ कोस है तो क्या हो जाएगा साइन 1 प्लस साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, दोनों को देंगे जोड़, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे तो i 2i हो जाएगा, फिर राइट साइड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2। पहले इसको लिख देते हैं sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x इंटू cos x, ये चीज़। फिर यहाँ क्या है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इंटू sin x। अब क्या है कि नीचे में सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है तो एलसीएम, जैसे अगर 1/2 रहे और प्लस में 3/2 रहे, तो नीचे में अगर सेम चीज़ है तो एलसीएम तो वही रहेगा ना। तो एलसीएम यहाँ क्या आ गया 1/sin x इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे में सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, जैसे 3 + 1 4, ये चीज़ हो जाएगा। जैसे नीचे सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप। तो यहाँ से जोड़ेंगे sin x माइनस cos x प्लस में cos x माइनस sin x, सब कट जाएगा, माइनस प्लस सब कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, कट जाएगा तो 0, तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो i बराबर क्या आ गया, तो i बराबर 0, 2i बराबर 0, तो i बराबर आ गया 0, प्रूव हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, गिवन y² बराबर 16x एंड x बराबर 4, एरिया फाइंड। थोड़ा हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² बराबर 16x एंड x बराबर 4। तो ये एरिया फाइंड करना है। हाँ, तो यहाँ गिवन y² बराबर 16x एंड x बराबर 4, तो y² है, y² मतलब x एक्सिस के लोग, y² मतलब क्या, तो x एक्सिस के लोग, लेकिन यहाँ तो x एक्सिस इधर भी होता है इधर भी होता है, तो हम लोग पहचानेंगे कि इधर कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा कि राइट हैंडेड। तो यहाँ बाद में दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के लोग, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। y² मतलब उल्टा x एक्सिस के लोग, बाद में पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के लोग, मतलब यहाँ नेगेटिव रहता तो नेगेटिव x एक्सिस के लोग। तो यहाँ x बराबर 4, तो x बराबर 4 कहीं यहीं होगा, तो x बराबर 4 लिख दिए। अब एरिया फाइंड करना है,
ये पैराबोला और ये लाइन के बीच, पैराबोला लाइन के बीच, तो इतना एरिया हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जीरो से 3 4 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये केवल ऊपर वाला आएगा। तो अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे भी है, तो गुना कर देंगे तो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ क्या किए कि एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, वाई को। तो वाई बराबर यहाँ नहीं दिया, वाई स्क्वायर बराबर दिया है, तो वाई स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो रूट 16x इंटू डी एक्स, ये एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 16 मतलब रूट 16, तो इसको बाहर निकालेंगे तो रूट 16 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 4, तो 2 इंटू 4 एक्स के पावर, अच्छा रूट एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स के पावर हाफ बोलते हैं ना, डी एक्स। 4 2 जा 8। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है, तो एक्स के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, नीचे में वही पावर लिखते हैं 1/2 + 1। अब थोड़ा ध्यान से सोचना है, 1/2 और 1 तो डेढ़ किसका आधा होता है, तो 3 का, तो ये एक्स के पावर 3/2 बाय 3/2, वही तो चीज़ तो यहाँ हम लिखे हैं। तो यहाँ एक्स के पावर 3/2 लिमिट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, लिमिट क्या करता है, कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर निकालना है। तो यहाँ 3/2 है, तो इसको अगर इधर बाहर लाएंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा 2/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिमिट जहाँ है वहीं रहेगा 0 से 4 तक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 और बटे में 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे तो 4 के पावर 3/2 माइनस 0। अब यहाँ बहुत लोग क्या कर देते हैं कि सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे 4 के पावर 3/2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2 के पावर में 3, तो हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब 4 के पावर 1/2 मतलब रूट 4 का क्यूब, अब रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, तो 2 का क्यूब मतलब 8, तो यहाँ 8 लिखे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके 128/3, स्क्वायर यूनिट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एरिया है, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोल रहा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा क्या इसको होमोजेनियस से बनाया जा सकता है, फिर वेरिएबल सेपरेबल से, फिर लीनियर से। तो यहाँ तो होमोजेनियस नहीं लगने वाला है, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लगने वाला है, यहाँ क्या लगेगा, लीनियर। आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि dy/dx + py = क्यूब के फॉर्मेट में है, dy/dx + py = क्यूब के फॉर्मेट में है, तो ये लीनियर से बनेगा। तो लीनियर से बनेगा तो सबसे पहले हम लोग p का मान निकालते हैं, q का मान निकालते हैं। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो किससे, dy/dx + py = q। तो यहाँ p का मान क्या आ जाएगा, -1, मतलब y के बगल वाला क्या होता है p, तो p का मान -1, q होता है राइट साइड वाला, तो q हो गया ये, पी क्यू आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। तो पी की जगह -1 है तो -1 डी एक्स, तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ = इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में सी, ये होता है फॉर्मूला। तो मान रख देंगे आई एफ हम लोग निकाल चुके हैं, y इंटू आई एफ = इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की जगह क्या है, तो x इंटू ई के पावर x इंटू आई एफ की जगह क्या है, ई के पावर -x, तो रख दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ ई के पावर x है = इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x और ई के पावर -x, तो -x को लिख सकते हैं जैसे 2 है इंटू 2 का इन्वर्स, तो ये डायरेक्ट कट जाता है, या तो आप ऐसे समझिए 2 इंटू 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ यहाँ हुआ है, ये माइनस वाला और प्लस वाला कैंसिल हो गया है, या तो फिर यहाँ हम लोग लॉन्ग में बता दिए समझाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y इंटू ई के पावर -x, अब बचेगा x, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, पावर जुड़ता है पावर में, मतलब पावर जुड़ता है वही पावर को नीचे लिखते हैं और प्लस में सी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ई के पावर -x, ई के पावर -x इधर लाएंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, y बराबर, थोड़ा इधर ध्यान देना, x²/2, ई के पावर यहाँ क्या हो जाएगा -x प्लस c बाय ई के पावर -x, तो ई के पावर x माइनस में है कहाँ, नीचे, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x²/2 ई के पावर x हो जाएगा और प्लस c ई के पावर में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ट्रायंगल ABC
है पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर बोल रहा है किसका, तो मतलब पॉइंट दिया गया बोल रहा है उसका पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं क्या कि अगर बोला जाता है एंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो एंगल बी फाइंड करना है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए एंगल बी सी ए, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल सी फाइंड करना है, मतलब बीच वाला। तो उस चीज़ को हम लोग, हाँ, तो यहाँ हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। बोल रहा है कौन बी फाइंड करना है, ए कौन, मतलब कौन बी फाइंड करना है, मतलब एंगल ए बी सी मतलब क्या, कौन बी, बीच वाला। तो ये वर्टिसेस दिया गया है, क्या दिया गया 1 2 3, तो इसका इसमें दिया गया -1 0 0 0 0, फिर इसमें क्या दिया गया है तो 0 1 और 2, 0 1 और 2 ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब 1 के साथ आई लगा दो, जे के साथ मतलब 2 के साथ जे, 3 के साथ के, यहाँ भी -1 के साथ आई, फिर 0 के साथ जे लगाएंगे, 0 के साथ के लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 के साथ आई लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, फिर 1 है फिर 2 है तो 2 के साथ जे फिर के। तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1 के साथ आई लगा दो, x2 के साथ जे लगा दो, x3 के साथ के लगा दो, वही काम किए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, ए वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमेशा जिस एंगल को फाइंड करना रहेगा, जिस एंगल को फाइंड करना रहेगा उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे कोस बीटा, बीटा नहीं है कोस बी, मतलब एंगल बी को फाइंड कर रहे हैं, तो हमेशा जिस एंगल को फाइंड करना रहेगा उसी से इनिशियल लेना है, मतलब बी ए क्रॉस बी सी। अगर एंगल ए फाइंड करना रहता तो ए सी और ए बी लेना होगा, मतलब ए सी डॉट ए बी। अगर एंगल सी फाइंड करना रहेगा तो सी ए और सी इधर क्या है बी, सी बी लेना पड़ेगा, मतलब इनिशियल हमेशा सी होना चाहिए। तो यहाँ क्या है एंगल बी फाइंड करना है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी ए और बी सी, मतलब बी ए और बी सी होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि बी ए और फिर सी बी ले लें, नहीं, बी इनिशियल बी ही होना चाहिए। अगर जिस एंगल को फाइंड करना है इनिशियल वहीं से होना चाहिए। तो कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डॉट बी सी बाय बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं ना, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से हम लोग लिख लिए। अब फॉर्मूला जैसे ही हम लोग लिखें तो पता चल गया क्या क्या निकालना है, क्या क्या दिया गया है। अगर फॉर्मूला नहीं लिख के रखते हैं तो क्या पता क्या निकालना नहीं निकालना है, कुछ भी हम लोग निकाल के बैठ जाते हैं। तो फॉर्मूला लिखने का मकसद क्या है कि हम लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या निकालना है। अब यहाँ दिख रहा है बी ए तो बी ए निकालेंगे, बी सी दिख रहा है तो बी सी निकालेंगे। अब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ओ ए माइनस ओ बी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसी तरह से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। ओ ए की जगह क्या है तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, जल्दी थोड़ा करना है, माइनस ओ बी की जगह क्या माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई प्लस आई, अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस आई ना होगा तो आई प्लस आई 2i प्लस 2j प्लस 3 की, आप लोग देख लीजिए सॉल्व हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड का भी रिक्वायरमेंट है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रूट अंडर 17। उसी तरह से बी सी निकालेंगे, बी सी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, ओ सी और ओ बी दिया गया है तो उसको हम लोग यहाँ लिख लिए, माइनस तो करना आप लोगों को आता होगा। ओ सी जे प्लस 2 के दिया गया है, और फिर ओ बी क्या है माइनस आई, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आई, तो जे प्लस 2 के और प्लस में आई, तो इसको अरेंज करके लिख देते हैं आई प्लस जे प्लस 2 के। अब मैग्नीट्यूड इसका हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है, यहाँ पर फॉर्मूला में दिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर, के पहले वाला का स्क्वायर, तो ये हम लोगों का हो जाता है मैग्नीट्यूड। जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा। अब हेंस कोस बीटा बोलें या तो उसको मान लेंगे बीटा, या तो एंगल बी बोल सकते हो। अब बी ए डॉट बी सी है, बी ए डॉट क्या है बी सी, आप यहाँ देख सकते हो बी ए डॉट बी सी है, तो बी ए का मान लिख दिए, डॉट बी सी का मान लिख दिए और मैग्नीट्यूड दोनों का लिख दिए। अब जैसे ही यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई 1, जे 1, के 1, तो इसके साथ मतलब A1 A2 तो 2, B1 B2 तो 2 को 1 से 2, C1 C2 मतलब 3 को 2 से 6, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 102। तो यहाँ बहुत लोग यही आंसर बोल देते हैं
कोस बीटा बराबर इतना, नहीं, एंगल बी पूछा जा रहा है, इसका मतलब बी हम लोगों को चाहिए, मतलब बी, देयरफॉर बी बराबर कोस इन्वर्स क्या हो जाएगा, इस कोस को इधर लाना है, जो कोस वहाँ पर है उस कोस को राइट साइड बुला लेना है। तो ये हो गया आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, मतलब जो 3 नंबर के लिए है वो लास्ट क्वेश्चन है। y बराबर 500 e के पावर x 7x 600 e के पावर माइनस 7x सच दैट, या तो सो दैट, हाँ सो दैट बोल रहा है d2y/dx² बराबर 49y, ये शो करके हम लोगों को दिखाना है। तो जो जो यहाँ रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते जाएंगे, जो आना है वही आएगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, एक ही फॉर्मूला का यूज होने वाला है, x के पावर n का पावर उतरता है पावर में 1 कम, 500 यहाँ रख दिए, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। e के पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर 7x, मतलब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, लेकिन यहाँ 7 है तो फिर 7x, मतलब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x ही रहेगा, लेकिन यहाँ x के पहले 7 है तो 7 का फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e के पावर 7x इंटू में 7, उसी तरह से 600 है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिए, e के पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 7x, लेकिन यहाँ -7x है, अगर x रहता तो x का होता है 1, लेकिन यहाँ -7 है, x है तो -7x का -7, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको गुना करते हैं 7 × 5 = 3500 e के पावर 7x, -7 को 600 से गुना करेंगे माइनस में 4200 e के पावर -7x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है, यहाँ दिख रहा है कि d2y/dx², तो मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिख दिए अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² इज इक्वल टू, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x, लेकिन अगर x रहता तो x का होता है 1, जैसे e के पावर x रहता तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है e के पावर x इंटू में 1 होता है, तो 1 को लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज यहाँ 7x है तो 7x का करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4200, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, e के पावर -7x का e के पावर -7x, लेकिन आज यहाँ -7x है तो -7 का -7 हो जाएगा इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस गुना करके देखिएगा इतना आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ से 49 को कॉमन ले लेंगे, 49 ही कॉमन आने वाला है, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर -7x, और यही चीज़ हम लोगों का क्या है, y है, यही तो y दिया गया है ना, 500 e के पावर 7x और 600 e के पावर -7x, यही तो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 49 इंटू में y, तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इधर है आप लोगों का सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।